बिहार में इस बार 7 चरणों में चुनाव होना है और 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। चुनावी दंगल में बिहार का अपना खेल रहा है और हमेशा उस खेल पर चर्चा जरूर होती है। इस बार बिहार में जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। तो बिहार की राजनीति, लोकसभा चुनाव की तैयारी और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपके साथ यही होगा कि बिहार की राजनीति को लेकर ही कि अचानक एनडीए के साथ आप लोग आ गए, इसके पीछे की क्या वजह रही? नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन के निर्माता भी थे और संस्थापक भी थे। जी। 27 सितंबर 2022 में नीतीश कुमार जी और उनके साथ तेजस्वी यादव और मैं भी हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी की जयंती के अवसर पर गए थे, जहां पर लगभग सभी गैर भाजपाई नेता उपस्थित थे। उस समय एक तीसरा मोर्चे की बात अस्तित्व में थी, जो के चंद्रशेखर राव, ममता जी, केजरीवाल जी, ये लोग बनाने पर लगे हुए थे। तब नीतीश कुमार जी ने पहली बार कहा कि तीसरा चौथा छोड़िए, पहला मोर्चा बनाइए और इसमें कांग्रेस पार्टी को भी शामिल कीजिए। बगैर कांग्रेस पार्टी को शामिल किए कोई इसका विकल्प नहीं बन सकता। दिल्ली में आकर के नीतीश जी और लालू जी सोनिया जी से मिले और राहुल जी से मिले कि आप इसमें लीड लीजिए। 7-8 महीने तक जब कोई भी वार्ता किधर से भी शुरू नहीं हुई, तो नीतीश जी ने इनिशिएटिव लेकर के बिहार में पहली बार बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ घुर कांग्रेस विरोधी केजरीवाल जी भी थे, अखिलेश यादव जी थे, ममता बनर्जी थी और लगा था कि एक मजबूत विपक्ष उभर करके आएगा। लेकिन बात फिर आई गई होगी। कई राज्यों में चुनाव थे, उसके बाद कर्नाटक की जीत के बाद एक विजय रैली करके कांग्रेस ने बुलाई और वहाँ विपक्षी दलों के नेताओं को इकट्ठा किया, लेकिन ना कोई संगठनात्मक ढांचा था, ना कोई ऐसी कोई विधि तलाश करने का प्रयास था जो कारगर विकल्प बन सके। फिर कई महीने तक चुपचाप सब पड़ा रहा। उसके बाद फिर मुंबई में बैठक होती है, ना कोई संगठन बनता है, ना कोई कार्यक्रम तय होता है, ना सीट बंटवारे की बात होती है और कांग्रेस पार्टी सारे गठबंधन पर हावी होना चाहती है, संगठनात्मक रूप से भी और वैचारिक तौर पे। और जहां कांग्रेस है वहां पर किसी से सीट शेयरिंग नहीं होगी, नहीं करेंगे। हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, ये दिल्ली तो खैर छोड़ी, दिल्ली में तो इन्होंने कर लिया है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, कर्नाटका है। जहाँ इनका थोड़ा बहुत जनाधार है वहाँ किसी से तालमेल नहीं करेंगे। जहाँ पर राज्यों के पार्टियों के आधार हैं वहाँ पर ज़्यादा सीटें मांगे। यूपी में 1 सीट है इनके पास, 20 सीटें मांग रहे हैं सपा से। 1 सीट है बिहार में, वहाँ 10 से कम पर तैयार नहीं है। ममता जी के साथ टूट ही चुका है इस बात को लेकर के। तो जो असंभव एक्सरसाइज है सीट शेयरिंग की, उसके रहते इनके साथ कोई वार्ता नहीं बन पा रही थी। और जो दिल्ली वाली बैठक हुई है अशोका होटल की, उसमें कांग्रेस पार्टी के इरादे साफ हो गए कि वो ताल तिकड़म करके कांग्रेस पार्टी के नेता को ही गठबंधन का चेहरा बनाना चाहते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, लिहाजा कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज का हिस्सा बनने के बजाय हमने अपने आप को इससे अलग किया और एनडीए का हिस्सा बन गया। और ये पहला अवसर नहीं है, हम 1995 से एनडीए के संस्थापक भी हैं, एनडीए के सदस्य भी हैं। छोड़ करके 1-2 वर्ष को बड़ा समय हमारा अटल जी के साथ भी और मोदी जी के साथ ही एनडीए गठबंधन में गुजरा है। सर, आप
कहाँ मतलब मैं एक बहुत बेसिक सा एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के साथ क्या दिक्कतें हुई हैं, मतलब एक तरह से राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी कि वही है कि वो चाहती कि उनका हमेशा अपर हैंड रहे, तो इसमें छोटे दल का नहीं, क्या कांग्रेस असर है? पार्टी को जनता रिजेक्ट कर चुकी है। जी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है। बात सही है। लिहाजा ऐसे थके हुए और कमजोर पड़े नेतृत्व को स्वीकार करके कोई राजनीति नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मानना है। सर मैं एक सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी, वैसे तो आप काफ़ी कुछ इस बारे में बता चुके हैं कि जो इंडिया गठबंधन की कवायद की एक तरह से नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी, तो वही समीकरण मतलब क्यों एक तरफ से बिगड़ गए? मैं तो बहुत डिटेल में आपको बता दिया। कांग्रेस पार्टी का मनमानापन, कोई कार्यक्रम ना बनना, कोई संगठनात्मक ढांचा ना बनना, जी संगठन पर कब्जा करना, अपने आदमी को चेहरा दिखाना, इतने सारे कारण मैंने आपको बताए। सर बिहार में बीजेपी के साथ जो सीट शेयरिंग हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो परफेक्ट है और हम संतुष्ट हैं। पिछली बार भी 2019 में हम 17 सीटों पर लड़े थे, जिसमें 16 सीटों पर हमें कामयाबी मिली थी। इस बार हम 16 सीटों पर लड़ेंगे और लगभग 16 की 16 सीटों पर हम कामयाब होंगे। बिहार में पॉलिटिक्स थोड़ा डिफरेंट है। जी मोदी जी का जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना प्रभाव है, लाभार्थी योजनाओं की लंबी सूची है, वहीं बिहार में समाज के जो वंचित तबके हैं, जो हैव नोट्स हैं, जो कभी सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का हिस्सा नहीं रहे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। जी तो वहाँ वैचारिक तौर पर जो बूथ केमिस्ट्री है वो बहुत मजबूत है। सर मेरा अगला सवाल इसी को लेकर है, बिहार को लेकर ही, कि जनता दल यूनाइटेड पर कम सीट पे है, मतलब बीजेपी 17 सीट पे लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड 16 पे, तो इसके पीछे क्या वजह रही? पहला तो यही, और क्या आप इस बार छोटे भाई की भूमिका में है? नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं, बीजेपी हमसे क्या सबसे बड़ी पार्टी है। जी वो तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और यूं भी पिछले चुनाव में उनके 17 जीते थे, तो बड़े तो जनता नहीं बना दिए वो। और हम 16 सीटों में जीते थे, तो पिछले वाला समीकरण ही रिपीट हुआ है। अच्छा बहुत सारी खबरें आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड की वापसी से कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्या ये सही है? नहीं, सामना तो कठिन जो है वो इंडिया गठबंधन को करना पड़ रहा है। हमने तो कल अपनी सीट शेयर भी कर दी। जी जी 17 सीटों पर हम, 16 पर हम, 5 पर रामविलास पासवान जी के सुपुत्र की पार्टी, 1 पर मांझी जी की पार्टी और 1 पर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। इस तरह से करके सीटों का बंटवारा हो चुका। हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हमारी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा उपेंद्र कुशवाहा जी की भी खबरें आ रही थी कि वो नाराज़ है कि उनको सीट उतनी नहीं मिली है, और साथ में पशुपति पारस जी भी, वो भी नाराज़ थे कि उनको कुछ नहीं दिया गया, नहीं मिला। इस पर आप नहीं, क्या देखिए, उस कहेंगे? पर हमारा आधिकारिक तौर पर टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। जी जनता दल यू बीजेपी के साथ जुड़ा है जिस तरह से, लेकिन पारस जी और उपेंद्र कुशवाहा जी पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़े थे। जी तो उनके और बीजेपी के बीच में क्या तय हुआ था वो हम लोगों का सरोकार नहीं है। जी सर अगर हम बिहार की बात करें तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? जो पिछले 10 वर्षों में या 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने जनता के और गरीब जनता के सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, रोजगार के लिए, आत्म स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जो कार्य किए हैं वो, और बिहार में जातिगत जनगणना के बाद किस तरह से सोसाइटी के वीकर सेक्शन की व्यापक हिस्सेदारी राजकाज में हुई है, वो बड़े मुद्दे हैं जिस बार चुनाव के मुख्य मुद्दे होंगे। सर मैं एक सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी कि इस बार बिहार में आपको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? 40, जी 40 आउट ऑफ 40, 100%। जी सर जनता दल यूनाइटेड में यूपी में चुनाव लड़ेगा क्या इस बार? नहीं, हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार तक सीमित है। अच्छा क्या जनता दल यूनाइटेड अपने बूते या अलग से अकेले लड़ेगा यूपी में चुनाव? नहीं, हम गठबंधन धर्म को मानने वाले हैं, लिहाजा किसी अन्य राज्य में बीजेपी के खिलाफ लड़ें, ये तो वैसा ही होगी जैसे कांग्रेस पार्टी में सरपुटबल हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। नहीं
तो वो सब हम नहीं करना चाहते। सर अगर हम अब मुद्दों की बात करें कि जनता दल यूनाइटेड अभी तक सीएए और एनआरसी का विरोध करते आए और अब लेकिन वो लागू भी हो गया है, तो इस पर आपका क्या नहीं, सोच है? सीएए का हमने विरोध नहीं किया था, एनआरसी के हम विरोधी थे जी और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जी उसको भी सोनोवाल जी की जो सरकार थी आसाम की, आसाम को लेकर के वो याचिका दायर हुई थी जी और सीएए में केंद्र सरकार गारंटी देती है कि किसी की सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। जी हम किसी भी भारतीय की सदस्यता छीने जाने के विरुद्ध हैं, लिहाजा कोई नई सदस्यता दी जाती है उसके हम विरोध में नहीं है, इसलिए हमने सीएए का विरोध नहीं एनआरसी का विरोध किया था। जी सर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात करें तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? ये जब अमल में लाया गया था जी उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि काला धन जो है उसकी जो बैकडोर से एंट्री होती है उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हम लंबे समय से कांग्रेस पार्टी शासन में रही जी और लाभार्थी जो थे बड़े पूंजीपति थे, तो बैकडोर से ही काला धन सफ़ेद होता था। ये एनडीए की सरकार के दौरान ये बॉन्ड प्रक्रिया शुरू हुई कि आप स्टेट बैंक से बॉन्ड बना करके वाइट में पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे। जी अब इसको लेकर के कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। ये सही है कि ज़्यादा धन की प्राप्ति जो शासक दल है बीजेपी उसको हुई है, लेकिन गैर बीजेपी दलों को धन नहीं मिला, ये भी बात गलत है। जितना बीजेपी को मिला है उससे ज़्यादा गैर बीजेपी जो दल हैं उनको मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि जिन लोगों ने धन दिया है उनके नाम और धन की संख्या भी घोषित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यूं भी नकारात्मक टिप्पणी करने के रिवाज नहीं है, उनके सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। सर अगर एमएसपी की बात की जाए तो किसान काफ़ी समय से इस पर आंदोलन कर रहे हैं और अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे किसान अभी भी उतने उन्नत नहीं हैं, तो ऐसे भी क्या एमएसपी आना चाहिए? ये भारत का जो अन्नदाता है ये उसके मैराथन एफर्ट्स का और मेहनत का नतीजा है जी कि आज भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है। मुझको 1947 के आसपास के दिनों की याद है जब गेहूं भी, चावल भी, शक्कर भी, धान भी सब विदेशों से आता था जी और स्थिति इतनी देरी थी दयनीय थी कि बंदरगाह की तरफ हमारे भारतीयों की निगाह लगी रहती थी कि जहाँ जाएगा तो खाना मिलेगा। आज हम गेहूं, चावल, चीनी, दाल भी कुछ जगह इतनी उत्पादन में हम लोग पैदा कर रहे हैं कि विदेश के कई मुल्कों पर हम लोग जो है ये निर्यात भी कर रहे हैं ऊंचे पैमाने पर। तो किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिलने चाहिए। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1966-67 में। उसके बाद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग बना और उसने अपनी रिकमेंडेशन दी जिसके तहत C2+50 का फॉर्मूला अपनाया गया। वो बहुत डिटेल में चला जाएगा। इसको सभी पार्टियां चुनाव में नारे के रूप में इस्तेमाल करती रही, लेकिन ये आज तक अमल में नहीं आया। एक किसान राजनीति का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते हमने इन तमाम सवालों को सपोर्ट किया है। यद्यपि आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा के और जबरन प्रक्रिया के हम खिलाफ हैं, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे उसके बाद ये धारणा बनी थी कि शायद जो कमेटी बनी है वो एमएसपी पर अपनी रिपोर्ट देगी। अब तो चलो चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो और सरकार जो तय करे उस पर उनकी खरीद हो। सर अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो आपने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन आप लोग बीजेपी के साथ हैं अब, और जिन्होंने कभी इसका सपोर्ट नहीं किया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध भी नहीं किया। ये बात सही है। जब हम और पहले भी साथ थे तब भी मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया। जब हम प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तब भी वो हमारे साथ थे। ये सही है,
जातिगत जनगणना की शुरुआत नीतीश कुमार जी और जेडीयू ने की, जी। और ये 1931 में जनगणना हुई थी। उस समय भारतीय समाज जाति के चक्कर में ऐसा फंसा हुआ था कि जो छोटी और गरीब जाति के लोग थे वो अपनी जात छिपाते थे, जी। क्योंकि जात श्रेष्ठता का सिंबल हो चुकी थी और बहुत सारे लोगों ने अपनी जातियां ठीक से नहीं लिखी। बिहार में जब जाति जनगणना हुई है उससे जो गरीब जातियां हैं, जो छोटी जातियां हैं, उनकी संख्या का उन्हें बोध हुआ है और उसके हिसाब से आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई है। अब वहाँ पहला राज्य बिहार में जहाँ जो कैप था रिजर्वेशन का, 65 से लेकर 75 चला गया, जी। तो उसका फायदा उन वर्गों को मिलेगा, उनकी सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सर अगर हम बिहार की बात करें, इतने साल नीतीश कुमार जी मतलब वहाँ पे सरकार रही है और वो काफ़ी तरीके से उसको आगे बढ़ाने के काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि बिहार अभी उन्नत राज्यों की गिनती में उस तरीके से नहीं आ पाया है? एक तो बिहार का बंटवारा इसका मुख्य कारण रहा। जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र थे, जितने औद्योगिक इकाइयाँ थी, जितना खनिज था, जितना मिनरल था, कोयला था, सब चला गया उसमें झारखंड में, और एक कंगाल राज बिहार रह गया जहाँ कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। बिहार सरकार ने और उसके मुखिया नीतीश कुमार ने कई अवसरों पर प्रयास किए कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसके तहत जो केंद्र की सहायता है किसी इंडस्ट्री को बिल्डअप करने में 70, 80, 90% होगी, 10-15% की जो कमी है वो राज्य सरकार पूरा करेगी। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा ना होने की वजह से तटवर्ती राज्यों में, उन्नत राज्यों में ही लोग इंडस्ट्री लगाना पसंद करते हैं, तो वहाँ रोजगार की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, जिसको लेकर के वहाँ से ऊंचे पैमाने पर पलायन भी होता है। सर अगर हम नीतीश कुमार जी की ही बात करें तो मतलब जब वो शुरुआत में एनडीए से अलग हुए थे, फिर वो उन्होंने एक तरह से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर वो दोबारा से एनडीए में लेकर आए, तो तब जब पहले की बात करें तो नीतीश कुमार जी ने इस तरफ इशारा किया था कि वो केंद्र की तरफ जाना चाहेंगे। मेरा अगला सवाल यही है कि क्या वो अब बिहार की राजनीति तक सीमित रहेंगे या वो मतलब केंद्र की तरफ जाएंगे, या फिर मतलब नहीं, अभी उन्होंने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया है कि वो केंद्र की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिहार में पिछले 15-20 वर्षों में जितना भी विकास का कार्य हुआ है, पहले वहाँ कोई सड़क नहीं थी, 5 बजे थाने भी बंद हो जाते थे। आज कनॉट प्लेस की टक्कर की सड़कें बिहार के अंदर हैं, पुल बने हैं, सड़क बनी है, बिजली है, पानी है, हर घर जल नल है, और 50% की हिस्सेदारी महिलाओं की हर सेक्टर में। जहाँ नौकरियाँ निकलेंगी 50% महिलाओं को दो। वहाँ पे रोजगार का बड़ा संकट था, पढ़ाई का संकट था। हर लड़की को उसकी मनमर्जी की साइकिल मिली है जो जाकर के 2-3-4 किलोमीटर पढ़ सकती है। तो एक उन्नत और प्रगतिशील बिहार अस्तित्व में आ रहा है। सर अगर मैं एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, एक आम जनता के हिसाब से जो दिल्ली में बैठा है, बिहार को हम कितने समय में देखेंगे कि एक डेवलप राज्य के रूप में अपनी जगह बनाएगा? जिस दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, जिस दिन देश का पूंजीपति वर्ग और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ इंडस्ट्री लगानी शुरू करेगा, उसको इंसेंटिव मिलेंगे, बिहार उन्नत राज्य मिल जाएगा। अब पिछले दिनों जब लाखों नौकरियां हम लोगों ने निकाली तो आपने देखा होगा समूचे देश के लोग रोजगार की तलाश में बिहार चले गए थे। तो हम चाहते हैं ऐसा बिहार बने और हमारे सपनों का बिहार जल्दी अस्तित्व में आएगा। सर मेरा आखिरी सवाल इस बार कि क्या आप इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे? मैं खुद नहीं, मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों में रह चुका हूँ। मेरे पे पार्टी के संगठन की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसमें पार्टी का मैं राष्ट्रीय स्तर पर चीफ स्पोक्समैन हूँ और पार्टी का मुख्य सलाहकार भी हूँ। तो मेरे पास कई काम हैं, और यूं भी जनता दल का और बीजेपी का यूपी में कोई पैक्ट नहीं है, लिहाजा पैक्ट तोड़ करके चुनाव लड़ना मेरे जैसे अनुशासित व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जी सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।